सक्षम रहा है। मैं इस डिग्री कॉलेज से जब बिल्डिंग बनी तब से लेकर के पहले दिन से जुड़ा हुआ हूँ। और जब मुझको आदरणीय प्राचार्य जी ने कहा कि आपको आना है तो मुझको बहुत खुशी हुई कि मैं अपने डिग्री कॉलेज में चलूँगा, अपने सभी साथी शिक्षक गणों से भी मिलूंगा और अपने विद्यार्थियों से भी मिलूंगा। सौभाग्य तो तब और भी हो गया जब इन्होंने कहा कि पुरातन छात्र भी आ रहे हैं और पुरातन छात्रों के साथ कार्यक्रम है। तो नए को तो हर कोई याद करता और पुराने को जो याद करे उसी को माना जाता है कि वास्तव में सामंजस्य और समन्वय बना करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस पुरातन छात्र परिषद के कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी नगर निगम डिग्री कॉलेज द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे जी, जो हमारे इस कॉलेज के प्राचार्य हैं, बहुत ही योग्य हैं, दक्ष हैं, कुशल हैं, प्रतिभावान हैं और सबको साथ में लेकर के चलने की इनके अंदर क्षमता है। और इनका ध्येय है कि वास्तव में जिंदगी एक जंग है, उसे लड़ना ही पड़ेगा और जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। एक डिग्री कॉलेज के लिए हर समय लड़ते रहते हैं कि मैं डिग्री कॉलेज। तो मैं इनको बधाई देता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि वास्तव में आपने बहुत अच्छी पहल की है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संतोष कुमार जी, एसोसिएट प्रोफेसर एमएटी, और दूसरे हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास गीतापुर के, और डॉक्टर अमित कुमार त्रिपाठी जी रिसर्च स्कॉलर हैं। और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय शिक्षकगण और हमारे साथ में आए आदरणीय निखिलेश जी, आदरणीय सुभूषण जी, आदरणीय उत्कर और हमारे सभी सम्मानित पुरातन छात्र और प्री प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें हमारी बहनें ज़्यादा हैं, बालिकाएं ज़्यादा हैं, बालक कम हैं। और बहुत बहुत सबको धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत विस्तार से संतोष जी भी बता रहे थे, इतिहास के बारे में बता रहे थे। कितना अच्छा लगता है। आप किसी पार्टी में जाइए, किसी घर पर जाइए, किसी स्थान पर जाइए, किसी दोस्त से मिलिए, आप बात किसकी करते हैं? हर कोई बात करता है इतिहास की, हालचाल पूछता है इतिहास की। कार्यक्रम कल का कैसा रहा, मम्मी पापा कैसे हैं। कोई जमीन दिखाने जाता है तो पूछता है इसकी जमीन की रजिस्ट्री के बारे में, उसका इतिहास क्या है। बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं तो पूछते हैं कि बच्चा कब पैदा हुआ, इसकी तारीख क्या है, वो भी इतिहास है। यानी सब कुछ इतिहास है। जैसे जैसे जो चीजें बीतती जाती है इतिहास है। और बाकी वर्तमान है, भविष्य के बारे में हम आप कुछ जानते नहीं, प्लानिंग करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इतिहास है। हमारे पिताजी का इतिहास क्या था, हमारे दादा का इतिहास क्या था, हमारे पूर्वजों का इतिहास क्या था, हमारी पीढ़ी कैसी है, हमारे भारत का इतिहास क्या है, दुनिया का इतिहास क्या है। तो हर कोई व्यक्ति इतिहास में जाना चाहता है और इतिहास बड़ा रुचिकर है। तो इसलिए बहुत बड़ा रुचि का विषय है इतिहास। अब आप सोचेंगे कि अगर इतिहास में जाए तो पूछेगा कोई आदमी कि ये सूर्य जो निकल रहा है इसका इतिहास क्या है, जो तारे दिख रहे हैं, जो चंद्रमा दिख रहे हैं, इसका इतिहास क्या है, इस सृष्टि की रचना का इतिहास क्या है, इस सृष्टि की रचना कब हुई। तो मैं आपको उस इतिहास में जरा थोड़ी देर के लिए ले चलता हूँ। आज से 1,98,58,5,122 वर्ष पहले सूर्य की पहली किरण धरती पर आई और जब पहली किरण आई थी तो धरती पर सृष्टि की रचना हुई। 5 तत्व बताए गए हैं। सबसे पहला तत्व धरती पर कौन सा आया? तो सबसे पहला तत्व धरती पर पानी, जल। और जब दुनिया समाप्त होगी, आप इतिहास पढ़ोगे तो उसमें आएगा जब सब कुछ समाप्त होगा तो अगर कुछ बचेगा तो केवल जल बचेगा, इसके सिवा कुछ नहीं बचेगा। और इसीलिए धरती के बहुत बड़े भूभाग पर हिस्से में केवल पानी है। और मनुष्य के शरीर में भी आपके विज्ञान के छात्र पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि जल ही है जो सबसे बड़ी मात्रा में मिलता है। और जब मनुष्य मरता है, जब मनुष्य की सांसें रुकती हैं तो खून भी पानी हो जाता है, यानी शरीर में केवल पानी ही पानी बचता है। और मनुष्य की जब उत्पत्ति होती है तो जल से ही होती है, एक बूंद से ही मनुष्य की उत्पत्ति होती है। और मनुष्य जब जाता है तो केवल जल ही बचता है।
तो जल पहला तत्व है। अब दूसरा तत्व कौन सा है? दूसरा तत्व अग्नि है, यानी सूर्य है। और तीसरा तत्व कौन सा है? अग्नि और जल के बाद तीसरा तत्व बनता है वायु, हवा। जब वायु, हवा और ये तीनों मिलते हैं तब उसमें से बनती है मिट्टी। और जब उसमें से मिट्टी बनती है तब उसकी संरचना है, जो अंतरिक्ष आप देखते हैं, आकाश देखते हैं, पंच तत्व अधम शरीर। तो इतिहास को हम वहां से जब स्टार्ट करते हैं तब आपको पता चलता है हमारे यहाँ का 4 युग होते हैं। अब 4 युगों में कौन सा युग है? सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। सतयुग कितने साल का है? इतिहास पढ़ना है, इतिहास में जाना है। तो सतयुग कितने सालों का है आपको सोचना पड़ेगा। तो 17,28,000 वर्षों का सतयुग है। त्रेता कितना है? 12,96,000 वर्षों का त्रेता है। द्वापर कितना है? 8,64,000 वर्षों का द्वापर है। कलयुग कितने का है? 4,32,000 वर्षों का कलयुग है। जब चारों युग मिलते हैं तो एक चतुर्युगी बनती है, और जब चारों युग मिलते हैं एक चतुर्युगी बनती है। और एक एक करके जब 71 बार चतुर्युगी होती है तब एक हम लोग क्या कहा जाता है? एक मनवंतर होता है। और जब एक मनवंतर बीतता है, अभी तक कितने मनवंतर बीत चुके? 6 मनवंतर बीत चुके, 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। कलयुग का प्रथम सोपान चल रहा है। तब भी मेरा भारत था, आज भी मेरा भारत है, आगे भी मेरा भारत है। तो भारत का इतिहास समझना, तारों और नक्षत्रों का इतिहास समझना, सूर्य और चंद्रमा तक जाना और सृष्टि की संपूर्ण रचना का गहन अध्ययन करना इतिहास है। यानी सब कुछ इतिहास है। भूगोल देखते हैं, विज्ञान पढ़ते हो तो विज्ञान का भी अपना इतिहास है। आप कोई भी विषय पढ़ते हो उसका सबका अपना इतिहास है। तो हर चीज का अपना इतिहास है। इतिहास के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए जो भी घटनाएं घटित हुई, सत्य घटित घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं। और इस आधार पर अगर आप देखें तो इतिहास की बहुत बड़ी श्रृंखला है। मैं विस्तार से उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात जरूर मैं पूछना चाहता हूँ। अगर इतिहास का अध्ययन आप लोग करते हो तो आप एक बार जाओ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अभी आप कहोगे कि हमको पढ़ने का अवसर मिले तो मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर के एक टीचर से पूछो कि पुस्तकों का क्या इतिहास है, और उससे पूछो कि सबसे प्राचीनतम पुस्तक का नाम बताइए। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोई भी शिक्षक कहेगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जो सबसे प्राचीनतम पुस्तक है उसका नाम है। दुनिया में कहीं पर जाके पूछिए जीनों की खोज किसने किया, इसका क्या इतिहास है, तो दुनिया का चाइना में पूछे, जापान में पूछे, जर्मनी में पूछे, इंग्लैंड में पूछे, अमेरिका में पूछे, किसी से पूछे कि जीनों की खोज किसने की, तो हर कोई भारत का नाम लेगा और बताएगा कि भारत ने किया। किसी से पूछो अंक की खोज किसने किया, तो हर कोई भारत का नाम लेगा। दुनिया में किसी से जाकर के पूछो सबसे प्राचीनतम भाषा का नाम बताइए, भाषा का इतिहास क्या है, तो हर कोई संस्कृत भाषा का नाम देगा। दुनिया में किसी से जाके पूछो सबसे प्राचीनतम मंत्र का नाम बताइए, तो गायत्री महामंत्र की चर्चा करेगा। दुनिया में किसी से कहीं पर भी जाकर के पूछो कि योग कहाँ से आया, तो हर कोई भारत की तरफ इशारा करेगा। दुनिया में किसी से जाके पूछो कि विद्यालयों का इतिहास क्या है और सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय का नाम बताइए, तो तक्षशिला और नालंदा का नाम कोई लेगा। यानी दुनिया को सब कुछ देने का काम किसी ने किया है, तो भारत ने किया है। भारत का इतिहास बहुत गौरवशाली है, बहुत समृद्धशाली है। आप पढ़ोगे, आप डूब जाओगे, आप खो जाओगे। बांस की टुकड़ी से देख करके जो हमारे ऋषियों और मुनियों ने लिख दिया, आज तक विज्ञान वहां पर नहीं पहुंच पाया है। विमान आज आप देख रहे होगे, लेकिन हमारे त्रेता में पुष्पक विमान था, और पुष्पक विमान की खासियत क्या थी कि कितने भी लोग बैठ जाएं तब भी एक सीट खाली रहती थी। कैसा इतिहास है, जरा उठा करके देखिए। राम का इतिहास देखिए, कृष्ण का इतिहास देखिए, वर्तमान में भी देखिए और पूर्व में भी देखिए, तो आपको पता चलेगा इतिहास कितना समृद्धशाली है। और जिसने इतिहास नहीं जाना वो कुछ नहीं जाना। जो अपना इतिहास भूल गया वो कभी वर्तमान और भविष्य अच्छा नहीं कर सकता है। इसलिए इतिहास हमको प्रेरणा देता है, इतिहास हमको ज्ञान देता है, इतिहास हमको ऊर्जा देता है, इतिहास हमको सिखाता है, इतिहास हमको पढ़ाता है, इतिहास हमको बताता है, इतिहास चलने के लिए हमको रास्ता दिखाता है। यानी सब कुछ कहीं पर है तो इतिहास में छिपा हुआ है। जो इतिहास नहीं जाना वो कुछ नहीं जाना। कभी भी आप किसी समाज में खड़े होकर के बातचीत नहीं कर सकते हो। अगर स्वामी विवेकानंद को जानना होगा तो इतिहास जानना पड़ेगा।
रानी लक्ष्मीबाई को जानना होगा तो इतिहास जानना होगा, तात्या टोपे को जानना होगा तो इतिहास जानना होगा, महाराणा प्रताप को जानना होगा तो इतिहास जानना होगा, आप अपने पूर्वजों को जानना होगा तो इतिहास जानना होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा पीछे। ऋग्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महाराणा प्रताप का भारत हो, चाहे छत्रपति शिवाजी का भारत हो, समुद्रगुप्त का भारत हो, कोई भी भारत हो, हर भारत का अपना एक इतिहास, अपना समय और काल रचना सब बनी हुई। लेकिन अगर विद्यार्थियों से पूछा जाए बिना इतिहास के जानकारी के आप कैसे कहोगे कि भारत सोने का चिड़िया था? इतिहास पढ़ाता है, इतिहास बताता है भारत सोने का चिड़िया था, भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन था। भारत जब दुनिया के अंदर कोई काका का घा नहीं जानता था, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तब भारत के अंदर विश्वविद्यालय चलते थे। तो आप अगर अपने इतिहास को जानना चाहते हो कि वास्तव में भारत सोने का चिड़िया कब था, वास्तव में भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन कब था, तब आपको चलना पड़ेगा 3वीं शताब्दी के पहले। 3वीं शताब्दी के पहले आप जब चलोगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में 3वीं शताब्दी से पहले जब भारत पर भारत के लोगों का शासन था तो भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन था और भारत सोने का चिड़िया था। लेकिन जब 6वीं शताब्दी में हम लोग आए, जब हम 7वीं शताब्दी में प्रवेश किए, जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया राजा ताहिर के ऊपर, जब महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी ने भारत को लूटना प्रारंभ किया, जब 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जब भारत पर विदेशियों का कब्जा हुआ, देखते देखते डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, यूनानी आए, लोधी आए, खिलजी आए, तुगलक आए, मुगल आए, सबने भारत को पद्दलित कर दिया और देखते देखते फिर अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों ने भारत की कैसी दिशा और दशा बना दी। उसके बाद चर्चा चलता मेरा भारत जो दुनिया को दिशा देने वाला था वो कैसा बन गया। मैं विस्तार से उस इतिहास में जानना नहीं चाहता, नहीं तो मैं कम से कम 1000 तारीखें आपको बता सकता हूँ। और इतिहास में ये जानना बहुत जरूरी है कि तारीख के साथ और समय के साथ, काल गणना के साथ आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तब जब आप इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं, अभी आप 1776 की बात कर रहे थे, 1757 में क्या हुआ आपको पढ़ना पड़ेगा। 1757 से लेकर के 1857 तक हम पहुंचे और उस बीच का क्या इतिहास था, कैसे संघर्ष हुआ, हमारे लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी। आज यहाँ पर आप बैठे हो, आप सोचते हो मैं 1857 में, 1757 से चलूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं 1857 की बात आपको करता हूँ। 1857 की क्रांति आप पढ़ते हो, पता नहीं इसमें से कितने लोग झांसी गए। अगर झांसी जाने का अवसर मिले तो झांसी के किले पर चढ़ के जाइए और देखिए कि रानी लक्ष्मीबाई 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कैसे अपने बच्चे को पीठ पर बांध करके और घोड़े की लगाम को ताकों तले दबा करके दोनों हाथों में तलवार लेकर के फिरंगियों को भारत से भगाना है संकल्प लेते हुए अब किले की दीवार से घोड़े से छलांग लगाती है। आप अगर उस दीवार को आज देखोगे तो देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप कांप जाओगे। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई छोटे से बच्चे को पीठ पे बांध करके घोड़े की लगाम को ताकों तले दबा करके अब दोनों हाथों में तलवार लेकर के और उस दीवार से छलांग लगा करके नीचे जाती है और उस समय नारा लगता है। कितना अद्भुत दृश्य था, फिरंगियों को भारत से भगाना, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में आती। कहीं तात्या टोपे लड़ रहे, कहीं मंगल पांडे, जब क्रांति हुई बैरकपुर की छावनी से, मेरठ की छावनी, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, देखते देखते कैसी स्थिति बन गई और लोगों के अंदर जो निराशा का भाव था आशा के भाव में जागृत हो गए। निश्चित रूप से हम अंग्रेजों को बाहर कर सकते हैं। 12 जनवरी 1863 आ गया, स्वामी विवेकानंद अवतरित हो गए। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का अवतरण होता है और 1887 में स्वामी विवेकानंद कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये नारा उस समय 1887 में उन्होंने लगाया और उसके बाद दुनिया के अंदर धर्म संसद का आयोजन होता है। स्वामी विवेकानंद का चित्र यहाँ पर लगा, उनके बहुत सारे वाक्य लिखे, मैं बैठा देख रहा हूँ। मेरे मित्रों, आपको लगता हो आज आप आजादी के इतने साल बाद अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, आप लोग बैठे हुए, लेकिन जरा कल्पना करिए कि जब अंग्रेजों का शासन था, अगर इतने लोग उस समय बैठे होते तो कितने कोड़े पड़े होते, आप गिनती नहीं कर सकते। 10, 20, 50 के झुंड में आप बैठ नहीं सकते। हमारे लोगों से चक्कियां चलवाई जाती, कोड़े बरसाए जाते, कोई इकट्ठा नहीं हो सकता था, भारत माता का जयकारा नहीं लगा सकता था, पूजा नहीं कर सकता था, वंदे मातरम गा नहीं सकता। कैसी परिस्थितियां थी। लेकिन उसके बाद जब शिकागो में सभा हुई, धर्म संसद का आयोजन हुआ,
तो भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? एक संत एक वस्त्र ओढ़ता है, एक पहनता है और एक पगड़ी बांध करके भगवा धारण करके शिकागो पहुंचता है। खंडक बहुत रात भर ठिठुर करके कैसी अपनी यात्रा को पूरी करते हैं। वहां पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद निवेदिता बहन जी उनको सहयोग करती है और सहयोग करने के बाद 11 सितंबर 1893 के शिकागो की सभा जब शुरू होती है और कहा जाता है स्वामी विवेकानंद को भी बोलने का अवसर दिया जाए, तो सभा में क्या होता है? सभा में कहते हैं गुलाम देश के नागरिक को बोलने का कोई अधिकार नहीं, कोई गुलाम देश का नागरिक नहीं बोल सकता। लेकिन बहन निवेदिता के कहने पर अवसर मिलता है और अवसर के बाद भाषण करते हैं। 13 सितंबर 1893 को तीसरा भाषण करते हैं। 19 सितंबर 1893 को चौथा भाषण करके वेदांत का दर्शन कराते हैं और अंतिम भाषण स्वामी विवेकानंद ने 27 सितंबर 1893 को करके जब नीचे उतरते हैं तो पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के पीछे चलती है। स्वामी विवेकानंद 1893 में सिद्ध करने में कामयाब हुए कि दुनिया की संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति कहीं की है तो भारत की है, ये सिद्ध करने का काम देखते देखते विस्तार से उनकी चर्चा चलती है, उसमें मैं बहुत जाना नहीं चाहता। लेकिन उसके बाद क्या होता है? 1905 का बंगभंग आंदोलन होता है, 1906 की मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, 1911-12 में महात्मा गांधी का राजनीति में प्रवेश होता है, 1913-14 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का आगमन होता है, 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग का कांड होता है। 13 अप्रैल 1919 में जब जलियांवाला बाग को आप देखने आज जाओगे, आज भी गोली के निशान आपको मिलेंगे, पूरा बाग खून से रंग दिया गया। अगर कोई जिंदा था तो जनरल डायर उलट करके देखता था और उसके ऊपर गोलियां दागने का काम करता था और पूरा बाग जब खून से रंग दिया गया तो एक नौजवान 13-14 साल का पेड़ पर बैठा हुआ था, फोड़र में मुंह डाल लिया, चारों तरफ खून ही खून दिखाई पड़ रहा था। लेकिन जब सब चले गए नौजवान उतरता है, अब खून का एक कतरा उठा करके अपने माथे को तिलक करता और कहता है एक न एक दिन जनरल डायर से मैं इसका बदला जरूर लूंगा। पढ़ाई लिखाई करता है, नौकरी करता है, नेवी में अंग्रेजों से दोस्ती करता है, कहता मैं भी इंग्लैंड देखना चाहता हूँ। अपनी किताब में रिवॉल्वर रखता है, पानी के जहाज से इंग्लैंड जाता है, जनरल डायर का वहां स्वागत होना, एक बूढ़े माली से दोस्ती करता है, फूल की टोकरी में रिवॉल्वर लेकर के जाता है। जनरल डायर आते हैं और जब फूल मांगा जाता है तो नीचे से रिवॉल्वर निकालता है नौजवान और 6 गोलियां जनरल डायर के सीने में उतारने का काम करता है। नौजवान का नाम उधम सिंह। एक नौजवान 7 समुद्र पार जाकर के जनरल डायर से बता देता। 13 अप्रैल 1920 जलियांवाला बाग का कांड होता, 1921 का असहयोग आंदोलन होता, 1922 का चौरी चौरा कांड होता, 1925 का काकोरी कांड होता, 1929 में पूर्ण स्वराज की टुकड़ा होती, 1930 में नमक आंदोलन होता, 1932 का ईद समझौता होता, 1934 में रहमत अली नामक नौजवान ने पाकिस्तान का प्रपोजल पीपा, पंजाब, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, बलूचिस्तान को मिला करके पाकिस्तान का नक्शा खींच देता। 1940 में जिन्ना कहते कि पाकिस्तान के नीचे कोई समझौता नहीं हो। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और देखते देखते जो महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे उनका नारा बदल गया, उनका भाव बदल गया। क्या कहने लगे? गुरु अटाई का नारा दे दिया, करो और मरो के आधार पर चल पड़े। और देखते देखते 1942 का आंदोलन और फिर 16 अगस्त 1945 में बंगाल के अंदर सीधी कार्रवाई होती है, 10,000 लोग मारे जाते हैं, इतने लोग अपाहिज होते हैं, पूरे खून से बंगाल का एरिया रख दिया जाता। 16 अगस्त 1945 की घटना और उसके बाद अब अंग्रेजों को लग गया कि उनको जाना ही पड़ेगा। मेरे सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, जरा आजादी की लड़ाई के इस इतिहास को पढ़ो। मैं तो आपको 2-4-5 घंटे बता सकता हूँ, लेकिन उतनी देर तक आप बैठेंगे नहीं और मेरे पास में बताने का समय नहीं। लेकिन अगर आप पढ़ोगे आपके सीने चौड़े हो जाएंगे, आप जहाँ रहोगे आप गर्व करोगे, देखते देखते सब कुछ बदल गया। और जिस देश की आजादी की लड़ाई हम लोग 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लिए थे, उस देश को आजादी एक दिन बाद मिलती है, उसके एक दिन पहले मेरा भारत बंट जाता है और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद होता है और 15 अगस्त 1947 को भारत माता को आजादी मिलती है। मेरी माँ का बंटवारा हो गया। देखते देखते स्थितियाँ कैसी बनती,
आप सब विद्यार्थी हो, जरा इतिहास को पढ़ो। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक रेखा खींची गई जिसको सीमा रेखा बोलते हैं। उस रेखा का नाम क्या था? बहुत सारे विद्यार्थी नहीं जानते। उस रेखा का नाम था रेड क्लिफ रेखा। आज विद्यार्थियों से पूछो, पत्रकार से पूछो, टीवी पे पूछो, किसी से बात करो, नहीं बता सकता, क्योंकि हम लोग LOC बताते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल बताते हैं। वो रेड क्लिफ रेखा कहाँ चली गई कोई नहीं पूछता। अरे भारत माता के वीर सपूतों को पूछना चाहिए कि मेरी रेड क्लिफ रेखा कहाँ चली गई। आपका मेढ़ कोई काट देता है तो मारपीट कर लेते हो। गाय का खूंटा बांधने के लिए भाई भाई की हत्या कर देता है। सीमा रेखा को कोई तोड़ता है, बाउंड्री घर की कोई तोड़ता है तो मारपीट हो जाती है। और मेरे भारत की बाउंड्री, मेरी सीमा रेखा कहाँ चली गई? 72,400 वर्ग किलोमीटर जमीन कट करके पाकिस्तान के कब्जे में चली गई। भारत माता का एक बार और बंटवारा। आप सब जानते हो कि भारत और चाइना के बीच में जब देश आजाद हुआ तो एक रेखा खींची गई। उस रेखा का नाम भी आप लोगों को पता होगा, लेकिन क्या हुआ? आज कौन सी रेखा है? एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। मैकमोहन गायब है। अब बताया जाता है आपको एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कब खींची गई? 61 और 62 के युद्ध के बाद। देखते देखते स्थितियां बदल गई। 33,300 वर्ग किलोमीटर जमीन चला गया। मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा और मैं आदरणीय पांडे जी को बधाई देना चाहूंगा, आपने इतना अच्छा टॉपिक चुना। अमृत महोत्सव चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को ये जानना बहुत जरूरी है। और कैसे आजादी मिली? ये आजादी का वृक्ष जिसको पानी से नहीं सींचा गया, शहीदों के खून से सींचा गया। इसमें सामान्य खाद नहीं पड़ी, शहीदों के हाड़ मांस के लोथड़े की खाद पड़ी। और इसलिए आज जो वटवृक्ष हम आप देख रहे हैं, जो स्थितियां देख रहे हैं, ये कैसे हमको प्राप्त हुई, इसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देश पर कैसे कैसे खतरे हो। आज की युवा पीढ़ी केवल पैसा कमाना और मस्ती करना चाहती है, लेकिन मेरा भारत कैसे बचेगा? कौन बनेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस? कहाँ से आएंगे चंद्रशेखर आजाद? कौन दुर्गा भाभी की भूमिका को निभाएगा? कौन रानी लक्ष्मीबाई बनकर के आएगा? कौन लाल बाल पाल बनकर के चीजों को बचाएगा? वीर सावरकर का नाम अभी आप ले रहे हैं। आप सोचिए, एक बार वीर सावरकर को पढ़िए, आपको लगेगा। एक बार जरा सरदार भगत सिंह को पढ़िए, चंद्रशेखर आजाद को पढ़िए। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के पार्क में जो गोली और पैसा पहुंचाता था वो पहुंचा, और जब उनको गोली और पैसा दिया तो कहा माँ के पास एक ही साड़ी है, इसमें से थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, आपकी माँ के लिए एक साड़ी ला दूंगा। चंद्रशेखर आजाद का जवाब क्या था? चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भारत में बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जिनके पास एक भी साड़ी नहीं है। जब मेरी भारत माँ आजाद होगी, सबकी माँ को साड़ी मिलेगी, तो मेरी भी माँ को साड़ी मिल जाएगी। इसमें से आप कल्पना करें, ये आजादी ऐसे नहीं हुई, बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ी। फिर चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS की परीक्षा पास करने के बाद, उस समय की सबसे बड़ी परीक्षा थी, लेकिन इसके बाद छोड़ करके मेरी माँ को आजाद होना चाहिए, तो मुझे खुद दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। देखते देखते आप पढ़ो, जितना आप साइंस पढ़ते हो, विज्ञान पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, बाकी सब चीज पढ़ते हो, उससे ज्यादा ध्यान हर किसी व्यक्ति को जरूरी है अपना इतिहास पढ़ना। और इसलिए एक एक लोगों के बारे में अगर आप विस्तार से पढ़ोगे, आप कहीं भी खड़े हो गए तो लोग आपको आदर करेंगे, आपको सम्मान करेंगे। इतिहास बहुत जरूरी है। मैं आदरणीय पांडे जी को बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, और सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूँ, अपने माता पिता का आदर करना, अपने गुरु का आदर करना, प्रकृति का पूरी तरीके से सम्मान करना, पेड़ पौधों को जितना हो सके, ये जीवन क्या है? स्वर ही ईश्वर है, जिसकी सांसें बंद हो जाती हैं। ऑक्सीजन की कमी जब अभी हो रही थी, कैसी स्थितियां बन रही थी। इसलिए हमको आपको प्रकृति से प्यार करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, गुरुओं का आदर करना चाहिए, अपने में आपस में प्रेम व्यवहार और भावना को लेकर के चलना चाहिए। देवता भी कहते हैं कि गायन के देवाह के लिए गीतकानी धन्यास्तुते भारत भूविभागे। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया, वहन्ति नद्यः स्वयं योनाभ्यास स्वयं नखादं कलान वृक्षा धाराधरो वर्षित नाथने तो परो बकाराय सदाम में भूजा।
हमारे यहाँ कहा गया सदाम आचार सदाचार कद्वैते सदाचार एक घोड़ा सदाचार संसार से कल्याण हो। हमारे अंग्रेजी में कहा गया मैन इज गॉड नेकेड एंड स्पेशल। दुनिया में कोई पैदा हुआ नंगे और बिना किसी पद के पैदा हुआ, लेकिन भगवान तुलसी ने रामचरितमानस में कहा कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा और जो दश करे तो दश फल चाहा। लेकिन तुलसी को लगा कुछ छूट रहा, तो उन्होंने दूसरी चौपाई दी जो वही है सो जो राम रचना का को कर करके बढ़ा वैसा था। उनको लगा कुछ और छूट रहा, तो उन्होंने तीसरी चौपाई की। उन्होंने कहा करे करावे बंजे सोई उमा राम गति लखान कोई। तीनों चौपाइयों के पीछे तीन भाव था, अभिवादन सीधे नित्य वृद्धो अवशेलिना चतुर्थ दश वर्धन्ते आयु विद्या यशो बल। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है हर व्यक्ति को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और जब इस भाव और भावना के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और सवेरे उठते हैं, संस्कार और संस्कृति का बड़ा एक दूसरे के साथ तादाद। दुनिया में बहुत सारी नदियां बहती होंगी, लेकिन गंगा मैया हमारे यहाँ बहती। किसी नदी का पानी, किसी तालाब का पानी, किसी कुएं का पानी भर करके रख दो, 10 दिन बाद पानी सूख जाएगा तो कीड़ा पड़ जाएगा। लेकिन गंगा मैया का जल चाहे गंगोत्री में भर लो, चाहे कानपुर में भर लो, चाहे बनारस में भर लो, चाहे पटना में भर लो, चाहे हुगली में भर लो, जल कभी सूखेगा नहीं और कभी कीड़ा नहीं पड़ेगा। यही तो भारत है। तो भारत की संस्कृति, भारत का संस्कार, भारत की सभ्यता, भारत का धर्म, भारत का विचार, भारत का आचार सब कुछ बहुत अद्भुत है। मेरे सभी पुरातन छात्रों से भी निवेदन है और जो अद्यतन छात्र हैं उनसे सबसे भी निवेदन है, अपने जीवन में संस्कार और संस्कृति के पुट को पूरी तरीके से करिए। परम पिता परमेश्वर का ध्यान रखिए, माता पिता का सम्मान करिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए, उस भाव के साथ आगे बढ़ते रहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि सवेरे आप लोग उठ करके अपने हाथ के दर्शन पहले बताए जाते थे, आप कोई नहीं। धरती को माँ कहा गया। पंडित जी आते पूजा कराने के लिए, कहते बच्चा पहले पृथ्वी बनाओ, पूजा करो। और जब पंडित जी पूजा करा लेते थे, कहते बच्चा आचमनी का जल छिड़को, माथे लगाओ। पंडित जी कहते कुछ ले लो, अक्षत ले लो, जल ले लो, संकल्प करो। आर्यभट्ट जम्बूद्वीप में भरतखंड है। हमने कहा पंडित जी आर्यभट्ट जम्बूद्वीप भरतखंड हमारा कहाँ है? तुम्हारा भारत बढ़ गया है। पंडित जी कहते बच्चा चिंता मत करो, संकल्प करते रहो, एक दिन वो भी मिल जाएगा, पूरा हो जाएगा। संकल्प का कोई विकल्प नहीं है, पूरा हो जाएगा। अब कितनी बड़ी बात है, आप पूजा करते हो तो हम कहते हैं कि सवेरे उठ करके माँ को प्रणाम करो, जिस माँ ने हमको सब कुछ दिया। अगर यहाँ बेटे में किसी छात्र की माँ को कुछ कह दिया जाए तो छात्र कहेगा मेरी माँ को कुछ मत कह, मेरी माँ ने मुझको पाल पोस के बड़ा किया, मेरी माँ ने मुझको गोद में खिलाया है, मेरी माँ को कुछ मत कहना। तो मैं उससे कहता हूँ तुम्हारी माँ की उदर की पूर्ति किसने की? तुम्हारी माँ की भी माँ कौन है? माँ की भी माँ कोई है तो धरती माता है। और इसलिए आपकी माँ की तरफ कोई आंख उठाए, आप यहाँ निकाल लेने के लिए तैयार रहना। लेकिन लाखों लोगों के शहीद होने के बावजूद जो मेरी माँ को आज़ादी मिली है, अगर भारत की तरफ भी कोई आंख उठाने की कोशिश करे, उसकी भी आंख निकाल लेने के लिए हमको आपको तैयार। इसलिए मैं कहता हूँ कि देश की शक्ति को तोड़ना चाहिए, देश की भक्ति को बोलना चाहिए, और माँ की अस्मिता को कोई अगर छुए रक्त हो तो उसे खोलना चाहिए। इसलिए कुछ भी करो, इतने बड़े आदमी बन जाना, कुछ भी बन जाना, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, मरना तो सबको एक न एक दिन है, लेकिन मरेंगे तो भारत माता के लिए और जिएंगे तो भारत माता के लिए। ऐसा संकल्प, इस संकल्प की भावना के साथ हम आपको आगे बढ़ना चाहिए। खूब कमाइए, खूब मस्ती करिए, खूब आनंद से रहिए, खूब बड़े आदमी बन जाइए, लेकिन सब कुछ के बावजूद इस माँ के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो तब। अब देखिए कितना आनंद आता है जब अमेरिका का राष्ट्रपति हाथ बांध करके खड़ा होता है और भारत का प्रधानमंत्री बोलता है, खड़े खड़े भाषण सुनता है। अब आप अमेरिका का राष्ट्रपति खड़ा होता है, जहाज से भारत का प्रधानमंत्री उतरता है और अंग्रेजी भूल जाता है, गुजराती बोलने लगता है, केम छू, मोदी जी कहते बजा ना छू, इतना अच्छा लगता है। अब आप सोचो, भारत के पूरी दुनिया में वंदे मातरम गाया जाता है। अंग्रेज जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि हमारे इंग्लैंड में कभी वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा, भारत माता का जयकारा नहीं लगेगा। लोगों ने कहा क्यों? तो अंग्रेजों ने कहा कि वंदे मातरम गा गा करके भारत माता का जयकारा लगा के भारत के लोगों ने अंग्रेजों को बहुत मारा है, इसलिए कभी हमारे यहाँ वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा और भारत माता का जयकारा नहीं लगेगा। लेकिन पता है 2015 में मोदी जी जब वहां पहुंचे तो पूरा इंग्लैंड वंदे मातरम गा रहा था, भारत माता का जयकारा। क्या हमारा आपका सीना चौड़ा नहीं होता?
हमको आपको आनंद नहीं आता है? अरे पूरी दुनिया में जब तिरंगा लगाता है, पूरी दुनिया के अंदर वंदे मातरम का गान होता है, भारत माता का जयकारा लगता है, तो घर में भले आप टीवी देख रहे हो, लेकिन आपका वैसी नाम छोड़ा होता है। हर भारतीय गर्व मेरे मित्रों ध्यान रहे इस बात, कमजोर जो भी होता है उसको कोई नहीं पूछ सकता। और इसलिए जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई और एयर स्ट्राइक हुई, अब दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुस के मारते हैं। एक का नाम अमेरिका, दूसरे का नाम इजराइल और तीसरे का नाम भारत। आज देखिए सब कुछ बदल गया। 1857 को याद करिए, रानी लक्ष्मीबाई को याद करिए, राजा टोपे को याद करिए, कुंवर सिंह को याद करिए, लाल बाल को याद करिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करिए, वल्लभ भाई को याद करिए। ऐसे करोड़ लोग जिनको पेड़ पर 100 फतेहपुर में एक इमली का पेड़ है, 100 लोगों को फांसी देती है। चौरी चौरा कांड गोरखपुर, आप देखिए क्या हालत हुई। तो आप ऐसे इतिहास को पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। काकोरी आपके बगल में, जरा जाइए इतिहास पढ़िए, पता चलेगा। इन सब चीजों की जानकारी करना हमारे आपके ऊपर जरूरी है। इसलिए भारत का इतिहास बहुत स्वर्णिम है, बहुत अद्भुत, बहुत प्रेरणादायी। लोगों ने बहुत छेड़छाड़ किया। अब इन्होंने अभी मजूमदार की बात कर रहे थे, अब रोमिला थापर एक है। अब रोमिला थापर की किताब आप पढ़ोगे तो रोमिला थापर को मन करेगा कि इसको पकड़ के मारेंगे क्या है। आप कल्पना करो कि रोमिला थापर ने क्या लिखा, लेकिन 50 सालों से उन्हीं को पढ़ते चले आए। हमारे टीचर्स ने रिकमेंड करेंगे रोमिला थापर को पढ़ लो, आप शब्दों को देखो, उनके चयन को देखिए, उनके भाषा को देखिए, क्या इतिहास लिखा उन्होंने। लेकिन फिर भी इसलिए बहुत जरूरी है इतिहास पढ़ना, तो बहुत जरूरी है, लेकिन सही इतिहास जानना बहुत जरूरी है। आजकल गूगल से अगर इतिहास पढ़ोगे तो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि गूगल पे सब लोग अपने अपने हिसाब से डालते हैं। ये जो गूगल बाबा है ना, बताते तो सब कुछ है, लेकिन गूगल बाबा कौन सी चीज़ कहाँ बता देंगे, ये भी बहुत कठिन काम है। इसलिए गूगल पर भी इतना सहारा मत लेना। विकिपीडिया पे जाओगे तो एक आदमी महाराणा प्रताप की जन्मतिथि एक बताएगा, तो दूसरा वाला दूसरी डेट बताएगा, तीसरा वाला तीसरी डेट बताएगा। आप सोचो इसमें इतिहास जानना बहुत जरूरी है, और सच इतिहास, सही इतिहास जानना बहुत गौरवशाली हो सकता है। इसलिए ज्यादा ना कुछ कहते हुए आप सबको बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। पुरातन और अद्यतन छात्र मिलते रहे, इसके लिए शुभकामना। और बस निवेदन केवल इतना है कि बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो, बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूर्य बिछाना मत सीखो, और जला सको तो दिया जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। सब लोग लड़ते रहे, चलते रहे। आंसुओं को पोंछना कुछ और बात है, और आंसुओं को पाटना कुछ और बात है। खाइयों पे पुल बनाना कुछ और बात है, और खाइयों को पाटना कुछ और बात है। तो हम लोग खाइयों को पाटेंगे, आंसुओं को पाटेंगे, साथ में चलेंगे, तो साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। इस भाव के साथ चलेंगे। मैं उन शहीदों के 1857 और बाकी सब लोगों को नमन करता हूँ, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और कहना चाहता हूँ कि पूर्ण की अर्चना में मगन हो गए, पूर्ण करके वचन निर्वचन हो गए, उन्हीं को समर्पित हम सबों का नमन। राष्ट्रहित यज्ञ में जो हवन हो गए, राष्ट्रहित यज्ञ में जो हवन हो गए। एक बार पुनः पांडे जी को बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आभारी हूँ कि आपने मुझको भी अवसर दिया, और अपने संतोष जी को, और हमारे जो मित्र यहाँ पर रहे राधेश्याम जी को, और सभी आदरणीय शिक्षक गणों को मैं प्रणाम करता हूँ। सब हमारे साथी हैं, सब भाई हैं, और सभी अपने जितने भी विद्यार्थी हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और भगवान सूर्य से कहता हूँ, आदि भास्कर दिवाकर नमस्ते नमोस्तुते। आदित्य प्रथम नामाद्वितीय दिवाकर भास्करम चतुर्थी प्रभाकरम पंचम सहस्राष्टम चतुरोचना सप्तम रथम विवाहसु नवम दिन के दशम द्वादशम एकादश मुक्ति द्वादशम सूर्योचा। हे सूर्य भगवान, हमारे सभी छात्रों का ललाट ऐसे चमकता रहे, ये सब आगे बढ़ते रहें, भारत का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने राज्य का नाम, सबका नाम रोशन करते रहें। ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री।
से क्या कहें, बहुत ही सार संक्षिप्त उद्बोधन है सबका। आप लोग जाने, हमने सबके 2-2 घंटे की वीडियो देखे हैं सर, बड़े बड़े कार्यक्रम के, और उस हिसाब से सर ने बहुत ही संक्षिप्त वाणी में जो बात कही है, भारत के इतिहास, भारत के गौरवशाली